गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। बेटा आज हम 10th क्लास में हैं और आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो जनरल बातें बता देता हूँ। एक तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी मीडियम। हमने बोला था इट इज़ द इंटरमीडिएट कॉन्स्टिट्यूट दैट थ्रू इज द लाइट कैन बी पास। ये एक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर से लाइट पास हुआ करती है। हमने मीडियम को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया। पहला था हमारे पास रेयर मीडियम, दूसरा था हमारे पास डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम में याद होगा आपको, हमने बोला था एक ऐसा मीडियम जिसमें कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल बहुत छोटे हैं और वो एक दूसरे से बहुत दूर हैं, हमने उसको रेयर मीडियम बोला। और डेंसर मीडियम में बोला था एक ऐसा मीडियम जिसमें कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल एक दूसरे के बहुत नज़दीक है, वो हमारे पास डेंसर मीडियम है। Guys, the medium in which constitute particle are present very close to each other, then that is the denser. The medium in which constitute particle are present very far apart to each other, then that is the denser. याद आ गया? इस तरह का मीडियम, इस तरह, that is the denser. ये denser है। और अगर पार्टिकल इस तरह से दूर दूर है, then that is the rare. आज दो यूनिवर्सल टास्क बताएंगे हम आपको कोई भी चीज़ करवाने से पहले। आप याद रखें, अगर रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो बेटा पक्का टुवार्ड्स नॉर्मल बेंट कर जाएगी, निश्चित है। अगर ये बोर्ड नॉर्मल है और लाइट रेयर टू डेंसर आ रही है, सपोज ऐसे ये पीछे से रेयर से आई और इधर डेंसर में जा रही है, तो पक्का बोर्ड की तरफ मुड़ जाएगी, ऐसे फिक्स है। ये यूनिवर्सल टास्क है, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल। और वाइस वर्सा में अगर डेंसर टू रेयर आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे हो जाएगी। याद रखें, रेयर टू डेंसर आएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल होगी और डेंसर टू रेयर आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। दोनों बातें क्लियर हो गई? अगर ये दोनों बातें क्लियर हो गई तो देखिएगा, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2। पहला मीडियम रेयर मीडियम है, दूसरा मीडियम डेंसर मीडियम है। तो हमारे पास ये इंसिडेंट रे आई, ये इंसिडेंट रे फर्स्ट मीडियम से आई थी, यहाँ टकराई, टकराने के बाद अगर कुछ भी नहीं होता तो डॉटेड लाइन के साथ सीधी चली जाती। अब डॉटेड लाइन से इतनी इधर आ गई और इधर कौन है? ये नॉर्मल। तो देखो किधर आ रही है? नॉर्मल की तरफ, क्योंकि आई कहाँ से? रेयर से, और गई किस में? डेंसर में। रूल क्या कहता है? रेयर टू डेंसर आएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, इसीलिए इस रास्ते पर आई है। समझ गए होंगे? और कह रहे गाइस वाइस वर्सा में अगर ये डेंसर टू रेयर होती तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दैट मीन्स ये अगर नॉर्मल है और ये इंसिडेंट आ रही है, ये डेंसर है और ये नीचे रेयर, ये अगर ये पाथ था तो अब की बार यहाँ जाएगी। इस तरह की कंडीशंस होती है। अब रिफ्रैक्शन के लिए देखो सर, रे के पाथ में भी चेंज आया है और मीडियम भी चेंज हुआ है। यही बताना है गाइस हमें। ए प्रोसेस इन विच चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट विद चेंज इन मीडियम। बेटा दोबारा से सुनो, चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट विद चेंज इन मीडियम। पाथ में चेंज हुआ है और मीडियम भी बदला है, देन दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। समझ आ गया होगा? रिफ्रैक्शन में बी डिफाइंड एज चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट विद चेंज इन मीडियम। मीडियम भी चेंज हुआ है और पाथ भी चेंज हुआ है, देन दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। बच्चा रिफ्रैक्शन के लॉज अगर किए जाए, देन रिफ्रैक्शन गेट बी रिकॉग्नाइज्ड अकॉर्डिंग टू लॉ एज टू। इसके भी दो लॉ हैं। पहला वही सेम, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सारी चीज़ें एक ही प्लेन में है। और दूसरा क्या कर दिया, ऊपर देखो बच्चा, ये एक ट्राइएंगुलर ज्योमेट्री बन गई, ट्राइएंगल बन गई ऊपर और एक ट्राइएंगल बनी हुई है नीचे। तो क्या करेंगे, ऊपर वाली ट्राइएंगल में सेंट्रल एंगल है आई और नीचे वाली के अंदर एंगल है आर। आप ऊपर वाली ट्राइंगल में आई एंगल का साइन कंपोनेंट ले लो और नीचे आर एंगल का भी साइन कंपोनेंट ले लो, तो साइन आई बाई साइन आर हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू एन। एन बहुत इंपॉर्टेंट है, एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चा ये एक साइंटिस्ट हुए हमारे पास, स्नेल, उन्होंने ये लॉ दिया था। सो दिस इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ।
और वैसे ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। 1 मार्क्स में तो कभी कभी ऐसे पूछा जाता है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का दूसरा नाम क्या है, तो स्नेल्स लॉ। अच्छा ध्यान रखना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में 1 2 में कोई भी लिख दो, बट ये रिफ्रैक्शन के अंदर सेकंड पर स्नेल्स ही लिखना है आपको, क्योंकि रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ ही स्नेल्स लॉ है, या स्नेल्स लॉ का दूसरा नाम सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि रेशियो ऑफ साइन कंपोनेंट ऑफ आई इंसिडेंट एंगल टू साइन कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल आर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, देन दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ आ गया होगा। अब प्रॉब्लम आई है गाइज कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ गया। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब 10th में तो n से लिखा जाएगा, और बेटा +2 में ये n इस तरह से लिखा जाएगा u की तरह से, और वहाँ पर हम इसको MUE म्यू बोलते हैं, म्यू। कई टीचर अब भी 10th में भी ऐसा पढ़ाएंगे, तो आप याद रखें n या म्यू एक ही बात है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, और आगे फॉर्मूला लिखा हुआ है v1 बाई v2, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। v1 इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, v2 इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, इन दोनों चीज़ों का रेशियो है। अब कभी कभी हम क्या कर देते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो गाइज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर देखें दोनों में चेंज क्या है, तो मैं आपको बता दूं, दोनों मीडियम में से एक मीडियम को एयर ले लो या वैक्यूम ले लो। एयर में वेलोसिटी c की बराबर होगी, लाइट की जो स्पीड होती है उसके बराबर होगी, और वो रहती है हमेशा कांस्टेंट। दूसरे मीडियम में वेलोसिटी चेंज होगी, और जितने पे आई है वही वेलोसिटी रहेगी, तो इसको v1 और v2 कहने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स ये पहला मीडियम है। अगर हमने कहा यहाँ लाइट की स्पीड c है, तो बच्चा दूसरे मीडियम में जो भी स्पीड होगी वो v होगी, इसको v1 और v2 कहने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या होगा, देखो v1 बाई v2, तो v1 का काम तो किसने कर दिया, c ने कर दिया, और v वेलोसिटी उस मीडियम की दे दे। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालना हुआ ना, तो क्या करेगा, आपको दोनों मीडियम में से किसी एक मीडियम की वेलोसिटी दे करके आपसे n निकलवाएगा। तो आप क्या करेंगे, आपके पास सीधा सा टारगेट है n इज इक्वल टू c बाई v। बेटा c की वैल्यू फिक्स है 3 × 10⁸ तो c की वैल्यू फिक्स हो गई, तो v की वैल्यू आपको गिवन है, डिवाइड कर देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। अब बताओ मुझे समझ पा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, इट इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। यहाँ कॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत बार पूछा जाता है कि आखिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पैदा क्यों हो गया, ये बार बार बोल रहे हैं। हमें तो सिंपल समझाया गया था, व्हेन द रे ऑफ लाइट चेंज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन दैट गेट बी रिफ्रैक्टेड। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई तो वो रिफ्रैक्टेड हो गई है। कह रहे हैं रिफ्रैक्शन का कारण क्या है, आखिर कैसे रिफ्रैक्शन जनरेट हो गया, कॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो गाइज याद रखिएगा, इट इज मेनली ड्यू टू स्पीड ऑफ लाइट चेंज ड्यू टू चेंज इन मीडियम। बस यही है, मीडियम चेंज होने से लाइट की, जैसे ही लाइट की मीडियम चेंज होगा लाइट की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और लाइट की वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट ए फिजिकल क्वांटिटी एंड दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेटा यही बताया जा रहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कारण क्या है, आखिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पैदा कैसे हो जाता है। तो बता दिया गया है, व्हेन द लाइट चेंज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, या लाइट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट गेट बी चेंज। पक्का देखो, रेयर डेंसर या डेंसर रेयर, तो कह रहे जब मीडियम चेंज होंगे तो पक्का वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पैदा होगा। ये दैट इज द कोज। दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। एक तो एक ग्लास पानी का भरा हुआ है और उसमें अगर आपने एक पेंसिल रख दी तो आपको पेंसिल टेढ़ी दिखाई देगी, इतनी अपलिफ्ट हुई। इस जैसा ये क्वेश्चन हो रहा है, एक कांच के ग्लास में 5 रुपए का सिक्का डाल दिया तो 5 रुपए का सिक्का बॉटम की बजाय थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, थोड़ा सा ऊपर। और एक ये बोल दिया है रियल एंड अपारेंट डेप्थ ऑफ ए टैंक, मतलब किसी भी टैंक की लेंथ या डेप्थ जितनी होती है वो उतनी दिखाई नहीं देती। तो जवाब आता है ये, इसका तो आंसर बिल्कुल सिंपल है, वाई द पेंसिल अपीयर एज बेंट। तो इसका जवाब है इट इज मेनली ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
रिफ्रैक्शन हो गई है। अब ये जो नीचे दिया गया है गाइज, इस डेटा को याद रखेंगे, रियल एंड अपैरेंट डेप्थ ऑफ द टैंक आर ऑलवेज भी 3/4 ऑफ दैट, उसका 3/4 है। नीचे एक एग्जांपल भी दिया गया है कि अगर एक वाटर टैंक 100 फीट गहरा है और आप उसके किनारे पर खड़े हैं और नीचे की तरफ देखें तो आपको वो कितना गहरा दिखाई देगा। तो कह रहे कि आपको 100 फीट MCQ में बनता है 100 फीट दिखाई देगा, इससे कम या इससे ज़्यादा। तो हमारा पहला जवाब आता है 100 फीट से कम दिखाई देगा, क्योंकि बॉटम थोड़ी सी अपलिफ्ट हुई हुई दिखेगी। फिर जवाब आता है कितना कम दिखाई देगा, तो बेटा 3/4 कर दो इसका। तो इसका 3/4 कर दूँ, 3/4 ऑफ 100, तो ये तो आ गया 25, 25 3 जा 75। इसका मतलब वो टैंक जो 100 फीट गहरा था ना, वो हमें सिर्फ 75 फीट गहरा दिखाई देगा। ऑलवेज कीप इन माइंड रियल, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रियल एंड अपैरेंट डेप्थ। तो बेटा रियल एंड अपैरेंट डेप्थ आर 3/4 टू दैट ऑफ देयर ओरिजिनल, उसकी अपैरेंट उसकी रियल का 3/4 है। आई होप आपको समझ आ गया होगा बेटा ये आज का लेक्चर। इसमें मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में आकर के आप लिखें प्लीज़। और बेटा बार बार कहा जा रहा है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, आप पढ़िएगा, दूसरे लोगों को फॉरवर्ड करिएगा लिंक, ताकि वो लोग भी पढ़ लें। थैंक यू।